गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं माइंडेड स्टडी 22। तो दोस्तों स्वागत है फिर से आप सबका आपके अपने चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो दोस्तों आप सबको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप हमारी वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। तो आप बने रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों ऐसे ही हम लोगों को सपोर्ट करते रहिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। चलिए, यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन वाली बटन को हिट कर दीजिए, ठीक है। और चलिए करते हैं आज का टॉपिक की शुरुआत। देखिए, इससे पहले हम जो कक्षा 11th की अर्थशास्त्र है वो हमारी चल रही है, चैप्टर 2 चल रहा है। चैप्टर 2 पर हम कई वीडियोस डाल चुके हैं, यदि आपने वो नहीं देखी है तो उन वीडियोस को आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, देखिए प्राथमिक आंकड़ों की जो गतिविधियां हैं, चारों गतिविधियों को मैं आपको बता चुका हूं। प्राथमिक आंकड़ों और द्वितीयक आंकड़ों में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बता चुका हूं, सारा कुछ मैंने आपको बता चुका हूं। अब जो द्वितीयक आंकड़ों पर हम बात करेंगे, द्वितीयक आंकड़ों की संकलन की जो विधियां हैं, ठीक है, उन विधियों पर बात करेंगे इससे अगली वाली वीडियो में। और इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस पर, प्रश्नावली के बारे में। मैंने इससे पहली वाली वीडियो में आपको बताया था। तो अच्छी प्रश्नावली है, यानी प्रश्नावली के जो गुण हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 2016 में ये पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसलिए इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा और अच्छे से देखिएगा, ठीक है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप एक तरीके से ये समझिएगा कि अगर इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया तो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। चलिए करते हैं शुरू। देखिए, प्रश्नावली की बात हमने की थी। प्रश्नावली विधि के अंदर हमने पढ़ा था डाक विधि और गणक विधि, ठीक है। इन दोनों के बारे में, इनके दोष क्या हैं, ठीक है, इनके गुण क्या हैं, वो इससे पहली वाली वीडियो में बताया था सारा कुछ आपको। अगर आपने नहीं देखे तो कृपया करके चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए, अब इस वाली वीडियो में हम देखते हैं अच्छी प्रश्नावली के गुण कौन कौन से हैं, ठीक है। उन गुणों के बारे में हम जानते हैं। जब जो अनुसंधानकर्ता होता है, अनुसंधानकर्ता को एक अच्छी प्रश्नावली बनाते समय मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखकर ही अनुसंधानकर्ता को एक प्रश्नावली बनानी चाहिए। और इस प्रश्नावली के निम्नलिखित गुण हैं, मतलब प्रश्नावली तैयार करने के जो तरीके हैं उनके बहुत सारे गुण हैं, उनको देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला गुण है कि प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए, ठीक है। प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए। ये क्या है? ये प्रश्नावली की गुण है, ठीक है। ये क्या है? ये प्रश्नावली का गुण होता है कि प्रश्नावली के प्रश्नों की संख्या अनुसंधान के क्षेत्र के अनुसार होनी चाहिए, परंतु जहां तक संभव हो इनकी संख्या कम से कम होनी चाहिए। प्रश्न अनुसंधान से संबंधित होने चाहिए। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो प्रश्नों की संख्या है, एक तो वो कम होनी चाहिए और प्रश्न अनुसंधान क्षेत्र से ही संबंधित हो। जहां से आप सूचना एकत्रित करना जा रहे हो उस क्षेत्र से संबंधित ही प्रश्न है वो होने चाहिए, ठीक है। और प्रश्नों की संख्या कम रखिए ताकि जो सूचनादाता है जिससे आप सूचना लेंगे वो क्या ना हो, उदास ना हो, मतलब वो डरे नहीं, ठीक है। उदासीनता की भावना उसके अंदर नहीं आए, ठीक है। तो इसलिए अगर आप प्रश्न कम रखेंगे और अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित रखेंगे तो प्रश्नावली अच्छी होगी। ये प्रश्नावली का क्या है? ये गुण है। दूसरा जो गुण है वो है सरलता। क्या है? सरलता। प्रश्नों की भाषा सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए। प्रश्न छोटे होने चाहिए। प्रश्न लंबे तथा जटिल नहीं होने चाहिए। गणित संबंधी प्रश्न भी नहीं पूछे जाने चाहिए, ठीक है। सरलता की हम बात करें तो जो प्रश्नावली होते हैं, प्रश्नावली के अंदर जो हम प्रश्न लिखते हैं, जो क्वेश्चंस लिखते हैं, उन प्रश्नों की जो संख्या है वो कम होनी चाहिए। दूसरी बात, प्रश्नों का छोटा होना जरूरी है। आप बहुत बड़ा प्रश्न कर देंगे लेकिन जो सूचनादाता है वो प्रश्न को जब तक समझेगा ही नहीं तो उत्तर कैसे दे पाएगा। तो इसलिए प्रश्न छोटे होने चाहिए ताकि जो सूचनादाता होता है वो उसको आसानी से समझ सके। भाषा सरल होनी चाहिए। जो जिस भाषा में आप प्रश्न को लिख रहे हो वो भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है, जिसको सभी लोग समझ सके, ठीक है। गणित संबंधी प्रश्न भी नहीं पूछे जाने चाहिए, ठीक है। आंकड़ों से रिलेटेड, ठीक है, जिनमें मतलब जो गणित से संबंधित होते हैं इस तरीके के प्रश्न भी आपको नहीं पूछने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है? ये भी सरलता भी इसका प्रश्नावली का एक गुण होता है,
ठीक है, ये इनका होना बहुत जरूरी है। अच्छी प्रश्नावली के लिए एक अनुसंधानकर्ता के अंदर ये निम्नलिखित गुण होने चाहिए। ठीक है, प्रश्नों का उचित क्रम होना चाहिए। ठीक है, प्रश्नों का एक उचित क्रम तथा तर्कपूर्ण क्रम होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको 10 प्रश्न की सूची बनाई है और आपने उन 10 को तर्कपूर्ण क्रम के अनुसार लिखा होना चाहिए। ठीक है, उनको एक उचित क्रम से लिखना चाहिए ताकि जो सूचनादाता होता है उसको मतलब प्रश्न को समझने में कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। ठीक है, ये सभी क्या है, ये गुण है। उसके बाद अनुचित प्रश्न की अनुचित प्रश्न नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये क्या है, ये भी इसका एक गुण है कि अनुचित प्रश्न नहीं होने चाहिए। ठीक है, प्रश्नावली में ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए जो सूचना देने वाले के मान सम्मान को ठेस पहुंचाए। अनुचित का मतलब है जो उचित नहीं है, जो सही नहीं है, ठीक नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमको नहीं पूछने चाहिए जिनसे किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंच रहा हो। ठीक है, तो किसी के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं उनको हमें नहीं करना चाहिए। ये भी एक प्रश्नावली तैयार करने वाले का अंदर ये गुण भी होना चाहिए। ठीक है, ये अच्छी प्रश्नावली के गुण हैं। ठीक है, मतभेद रहित होना चाहिए। प्रश्न ऐसे होना चाहिए जिनका उत्तर बिना पक्षपात के दिया जा सके। इस प्रकार के प्रश्न भी नहीं पूछे जाने चाहिए जिनमें किसी प्रकार के मतभेद की संभावना हो। ठीक है, जिनमें किसी भी प्रकार के मतभेद की संभावना हो, इस तरीके के प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। आगे हम बात करते हैं, छठा जो इसका गुण है वो है इस प्रकार गणना। क्या है, गणना। इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए जिनमें उत्तर देने वाले किसी भी प्रकार की गणना करनी पड़े। इससे ऊपर भी मैं आपको बता चुका हूं, गणना का कार्य अनुसंधानकर्ता को स्वयं करना चाहिए। भैया गणना मतलब आंकड़े एक चित्र कर रहे हैं तो आंकड़ों को एक चित्र करने से संबंधित जो गणना होती है उस गणना को अनुसंधान करता है और अनुसंधानकर्ता उस गणना को करेगा, क्योंकि तभी जाके जो आंकड़ों की जो शुद्धता है वो बन पाएगी, वरना शुद्धता नष्ट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए अनुसंधानकर्ता के अलावा जो सूचनादाता होता है उससे गणना से संबंधित प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। ये भी इसकी क्या है, ये भी इसका एक गुण है। अब पूर्व परीक्षण प्रश्नावली को अंतिम रूप देने से पूर्व उसका पहले से ही परीक्षण कर लेना चाहिए, उसका पहले से ही जांच कर लेनी चाहिए। पूर्व परीक्षण मतलब क्या होता है, जांच करना। जो आप प्रश्नावली तैयार कर रहे हो उस प्रश्नावली को अंतिम रूप देने से मतलब प्रश्न पूछने से पहले जो सूचनादाता है उस सूचनादाता से प्रश्न करने से पहले उसका पूर्व परीक्षण हमें कर लेनी चाहिए। प्रश्न पूछने से पहले ही हमें फिर से उस प्रश्नावली की जांच कर लेनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए कुछ सूचकों के प्रयोग के रूप से प्रश्न पूछे जाने चाहिए। यदि उनके उत्तर में कोई कठिनाइयां महसूस की जाती हैं तो उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, इस परीक्षण को मार्गदर्शी सर्वेक्षण भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया क्या कहा जाता है, मार्गदर्शी परीक्षण भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये एक अच्छी प्रश्नावली के गुण हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इस तरीके के वीडियोज पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन वाली बटन को हिट जरूर कर दीजिए। कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब ये क्या है, इसका जो 8वां जो गुण होता है वो है प्रश्नावली को, वो क्या है, वो निर्देश है। ठीक है, वो क्या है, वो निर्देश है। प्रश्नावली को भरने के लिए उसमें स्पष्ट तथा निश्चित निर्देश देने चाहिए। क्या करना चाहिए, निश्चित निर्देश देने चाहिए, स्पष्ट निर्देश देने चाहिए। ठीक है, ये भी इसका गुण है। सत्यता की जांच होनी चाहिए। ठीक है, वेरिफिकेशन की जांच होनी चाहिए। सत्यता का जो देखिए, अब जो सत्यता वर्ड है इसको आप हिंदी में नहीं समझ पाओगे अच्छे से। ठीक है, इसको समझो आप इंग्लिश में। वेरीफाई करना किसी भी चीज़ को, क्या करना, वेरीफाई करना। ठीक है, तो वेरीफाई करना मतलब सत्यता करना। ठीक है, क्या करना है, सत्यता करना। तो चलिए, सत्यता की जांच करना। प्रश्नावली में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाने चाहिए जिनसे उत्तरों की सत्यता की परस्पर जांच की जा सके। ठीक है, तो मतलब ऐसे
प्रश्न भी उन लोगों से पूछने चाहिए, सूचनादाताओं से इस तरीके के प्रश्न भी पूछने चाहिए जिनसे हम उनके उत्तरों की सत्यता का जांच सके कि क्या वो जो आंसर जो उसने दिए हैं क्या वो सत्य हैं या असत्य हैं। ठीक है, इस तरीके की प्रश्न हम उन लोगों को पूछने चाहिए, अनुसंधानकर्ता को सूचनादाता से पूछना चाहिए। ठीक है, 10वां जो इसका गुण है वो है प्रश्नावली लौटाने की प्रार्थना। ठीक है, वो क्या है? प्रश्नावली लौटाने की प्रार्थना। प्रश्नावली को भरकर वापस लौटाने की प्रार्थना की जानी चाहिए। यह भी यकीन दिलाया जाना चाहिए कि सूचना गुप्त रखी जाएगी। ठीक है, ये क्या है कि इसमें जो प्रश्नावली विधि है इसमें क्या है कि जो सूचनादाता होता है, सूचनादाता को ये विश्वास दिलाया जाता है कि वो जो सूचना दे रहा है उसने जो सूचनाएं दी हैं उनको गुप्त रखा जाएगा, किसी को बताया नहीं जाएगा, कहीं पर अपलोड मतलब कहीं पर निर्देश नहीं किया जाएगा, उनको गुप्त रखा जाएगा, छुपा कर रखा जाएगा। ठीक है, इस तरीके का विश्वास दिलाना होता है। ये मैंने इससे पहली वाली वीडियो में भी आपको बताया था। तो प्रश्नावली लौटाने की प्रार्थना भी करनी चाहिए। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ये वाला फैक्ट बताया था कि कई बार क्या होता है, जो सूचनादाता होता है वो प्रश्नावली को वापस अनुसंधानकर्ता के पास नहीं भेजता है। तो मतलब अनुसंधानकर्ता को ये विश्वास दिलाना जरूरी है कि जो प्रश्नावली अनुसंधानकर्ता ने सूचनादाता के पास भेजी है वो सूचनादाता उसको वापिस अनुसंधानकर्ता को भेजे, ताकि अनुसंधानकर्ता आंकड़ों के लिए यानी जिस मकसद के लिए उसने वो प्रश्नावली उसके पास भेजी है उसका यूज कर सके, उसका उपयोग कर सके, उसका प्रयोग कर सके। ठीक है, तो ये एक अच्छी प्रश्नावली वाले गुण हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये जो 10 फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं इनको अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ में आपके आ गया है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से इसी वीडियो को देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, हम आपको 100% रिप्लाई करेंगे। और अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और कमेंट तो आपको करना ही करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे आने वाली जो अगली वीडियो होगी उसमें द्वितीयक आंकड़ों की विधियों की बात करेंगे। द्वितीयक आंकड़ों की विधियाँ जो हैं, ठीक है, उनके बारे में हम बिल्कुल अच्छे से इसी तरीके से बेसिक से समझते हुए चलेंगे। और ये जो मैंने आज जो ये वाली वीडियो है इसको आप अच्छे से देखें, ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें। और ये कभी भी ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2016 में भी पूछा गया है। तो इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा नोट कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा समझ लें। ठीक है, चलिए, यदि आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को तहे दिल से। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।